गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आज हम व्योम कोटा का जो BLIS-1 है उसका पेपर नंबर फर्स्ट जो भी कंडक्ट कराने वाला है दिसंबर में होने थे, जनवरी में हो रहे हैं। तो ये 30 जनवरी को पेपर होगा आपके, उसी का पेपर को अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ये BLIS-1 है वो किसका पेपर है? लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, पुस्तकालय और समाज का पेपर होगा। तो सबसे पहले इसमें 3 सेक्शन होंगे आपके, A, B और C। पहले सेक्शन में आपके 7 क्वेश्चन होंगे, 7 तो करने 14 नंबर के होंगे। दूसरे सेक्शन में आपके 8 क्वेश्चन आएंगे टोटल, उनमें से आपको 4 ही करने हैं। एक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, टोटल 28 नंबर के होगा। और जो तीसरा सेक्शन है उसमें आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 2 करने, एक क्वेश्चन 14 नंबर का है, 2 क्वेश्चन 28 नंबर का होंगे। ये 3 सेक्शन है। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे और मैक्सिमम नंबर है वो आपके होंगे 70, जो आपको मूल्यांकन दिए जा सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर लेके आए। तो अपन इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आपको पहले क्वेश्चन पूछा गया है, बुक्स आर फॉर यूज, रिप्रेजेंट विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इन्होंने पूछा है जो ये बुक आर फॉर यूज है, ये लाइब्रेरी साइंस के कौन से नियम को दर्शाता है। तो अपन चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर होगा कि बुक्स आर फॉर रिप्रेजेंट विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो दिस रिप्रेजेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट लॉ को लाइब्रेरी साइंस के को रिप्रेजेंट करता है, विच फॉर्मुलेटेड बाई एस.आर. रंगनाथन। It's emphasized that books should be not a local away but kept available users। इसका मतलब है कि जो प्रथम नियम उसको प्रतिनिधित्व करता है, जोर देता है, ये इस बात पर जोर देता है पुस्तकें उपयोग, इसलिए इस नियम पर जोर देता है कि पुस्तकों को ताले में बंद नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि पाठ को उपलब्ध कराना जाना चाहिए। तो सबसे पहली बड़ी बात यही है कि ये कौन से लोग को रिप्रेजेंट करता है? रंगनाथन। तो आपको पता हो तो रंगनाथन जी ने कितने नियम दिए थे? ये पुस्तकालय लिए गए 5 नियम दिए थे। उसका पहला लॉ कौन सा है? बुक्स आर फॉर यूज। तो ये बात हो गई अपनी। अपन चलते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके दिया गया है, राइट द नेम ऑफ RRR। तो इसने पूछा RRR का सही नाम लिखिए, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है आपको इनडायरेक्टली बात करें तो। आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप यहाँ जाइए और यहाँ देखिए, द फुल नेम ऑफ इज राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी फुल फॉर्म है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1972 में। कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। 1972 में कोलकाता में किया गया था। एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सपोर्टेड पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस। जो पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसके अलावा ISSN भी जारी करता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आप ये हिंदी में पढ़ लेना खुद से। अब अपन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और जो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो दोनों एक ही चीज़ है, जो कि कोटाई बुक में भी दर्शाया गया। और आप ये चीज़ ध्यान रखना। और आपको मैं बता देता हूँ, जो लाइब्रेरी एक्ट है वहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही, इसलिए अपनी वो बढ़िया तैयारी करके जानी है यहाँ से। तो तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तो तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट was instituted in 1948. It was the फर्स्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया। ऐसा भी पूछ लिया आपको, लाइब्रेरी साइंस का पहला अधिनियम कब आया था? तो 1948 में आया था और लागू भी 1948 में भी हुआ था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको जो है एक्ट मिलेंगे जो आ जाते हैं लेकिन लागू नहीं हो पाते हैं। जैसे आप कर्नाटका देखो तो 60 में आया था लेकिन लागू 65 में होता। तो बहुत सारे लाइब्रेरी ऐसे हैं तो उनका भी आपको पढ़ना है। लेकिन ये मद्रास वाली जो एक्ट हैं वो सारे आपको पढ़ने ही हैं।
8 का एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन डिपेंड ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन, जो औपचारिक शिक्षा होती है, उसको सीधी ली जाती है अपने। अनौपचारिक क्या होती है, जो कहीं जाके क्षेत्र में जाके ली जाती है। तो अपन को क्वेश्चन पूछा गया तो अनौपचारिक शिक्षा का तात्पर्य संरचित शिक्षा है जो कि औपचारिक स्कूल प्रणाली के बाहर होती है, जैसे कि दूरदर्शी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, पुस्तकालय सेवा। मतलब ये लाइब्रेरी से संबंधित है, इसीलिए यहाँ से पूछा गया है आपको। नॉन फॉर्मल एजुकेशन रेफर टू स्ट्रक्चर लर्निंग दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल स्कूल सिस्टम। जो स्कूल से बाहर से शिक्षा लेते हैं उसको कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा। आप सच ए डिस्टेंस लर्निंग, कहीं दूर रह के पढ़ना, जिस ऑनलाइन स्टडी होती है वो हो जाता है इसमें। अडल्ट एजुकेशन, जो अपने स्वयं की जानकारी होती है वे शिक्षा, जिसके मतलब बॉडी पार्ट्स के बारे में ऐसी शिक्षा होती है वो। और लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस, जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उनकी पीसी के अंदर आती है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 5 की तरफ लेके चलता हूँ मैं। नेम ऑफ एनी टू साइलेंट फैक्टर ऑफ द लाइब्रेरी रजिस्टर। पुस्तकालय विधानों में किन्हीं 2 विशेषताओं का नाम बताइए। तो पुस्तकालय विधान होती है, उनमें से किसी 2 का आपको नाम बताना है। तो सबसे पहले अपन डालते हैं क्वेश्चन की ओर और नेम एनी टू साइलेंस फीचर ऑफ लाइब्रेरी रजिस्टर। तो इसमें अपन को बताना है, जो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। इसमें 2 अनुदान होते हैं, जैसे एक तो आपको गवर्नमेंट से सीधी फंडिंग मिलती है, एक आप उपकर लगाते हो। जैसे बहुत सारे स्टेट में प्रॉपर्टी पे लगा हुआ है, जैसे गोवा है, क्या है, गोवा शहर है, वहाँ पे 0.5% लगा हुआ है लीकर पर। जब भी आप कोई दारू खरीदते हो तो उसका 0.5%, मान लीजिए आपने 200 रुपये की दारू खरीदी, 500 रुपये की दारू खरीदी, उसमें से जो 0.5% है वो गवर्नमेंट है, वो लाइब्रेरी को देती है। तो ऐसे उस प्रकार के अनुदान होते हैं। जो गवर्नमेंट फंडिंग होती है उसमें आप एक तो मैं मेन रोल देखता हूँ यूजीसी होती है, वो जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके फॉर्म फिल कराती है, तो उसकी पीसीज आप देखते हैं वो बहुत ज़्यादा रहती है पहले से। वो सीधा गवर्नमेंट को दे देती है। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन अपने 5 नंबर तक हो गए। अब अपन को देखना है 6ठा क्वेश्चन। तो 6ठा क्वेश्चन है राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ इप्ला। तो इप्ला का उद्देश्य पूछा, ना कि आपको इप्ला की फुल फॉर्म पूछिए। तो आप इप्ला की फुल फॉर्म तो लिखनी ही है, उसके साथ आपको इप्ला के उद्देश्य भी बताने हैं। तो इप्ला, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इप्ला, तो इसने लिखा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ये एक बात तो इप्ला नहीं है, इप्ला ये इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है 1927 में स्थापना हुई थी। ही इज प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डिस्कशन एंड रिसर्च इन ऑल फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एक्टिविटीज़। तो ये इप्ला है मुख्य उद्देश्य पुस्तकालयों गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चर्चा और अनुसंधान को बढ़ावा देना होता है। जो ये इप्ला होता है वो बहुत सारी जगह अपना फंडिंग देती है और उससे का ये सबसे बड़ा रोल है लाइब्रेरी साइंस को बढ़ावा देना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें उद्देश्य पूछा गया था, आपको उद्देश्य बताना है। नंबर 6 हो गया। तो अपन 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंशन द नेम ऑफ एनी 2 पब्लिकेशन ऑफ इप्ला। आपको इप्ला के 2 पब्लिकेशन के नाम बताने हैं। इसके अलावा आप बता भी सकते हैं उनकी जो ये आते कब कब है, जैसे मंथली आते हैं, क्वार्टरली आते हैं,
वो भी आप बताते हो तो बहुत बड़ा होता है। तो इसमें पहला हो जाएगा जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी जिला। ILA न्यूज़पेपर जो जिला होता है वो होता है क्वार्टरली यानी 3 महीने से, और वो जो न्यूज़पेपर होता है न्यूज़ लेटर है वो मंथली है। तो इसमें आप लिख दोगे ILA न्यूज़ लेटर मंथली और जिला है वो क्वार्टरली, तो उससे आपको और भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। अब अपन लघुत्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप अभी इंग्लिश में देख लीजिए प्रश्नों के उत्तर, वहाँ पे आप हिंदी में लिख के आओगे उसके साथ इंग्लिश में भी लिख के आओगे तो आपको थोड़ा इम्पेक्ट पड़ता है पेपर पे। तो डिस्कस ऑफ पर्पस ऑफ फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी है, तो पुस्तकालय के उद्देश्य एवं कार्यों का विवेचन कीजिए। तो पुस्तकालय उसका क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है, उसका बारे में बताना है हमें। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। The primary purpose of library to acquire, process, organize and disseminate information of user। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है एक्वायर बुक को लेना, प्रोसेस यानी उनको कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन करना, ऑर्गेनाइज यानी उनको व्यवस्थित जताना एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर जो कोई यूजर होता है उस तक पहुंचाना। द एजुकेशन फंक्शन सपोर्टिंग द फॉर्मल ऑफ सेल्फ एजुकेशन फॉर प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस मटेरियल। जो सेल्फ रीडर होते हैं उनको फॉर्मुलेट करता है, फॉर्मल किताबें देता है और पढ़ने के लिए। इनफॉर्मल एज फंक्शन प्रोवाइडिंग अटैचिंग इनफॉर्मल रिसर्च एंड जनरल पब्लिक। जो रिसर्च करते हैं उनको एक जगह प्रदान करता है और उसके लिए पहले की जो बुक्स है रिसर्च पेपर हैं वो भी आप लोग कराता है। कल्चरल फंक्शन तो प्रोसाइव कल्चर हेरिटेज एंड ऑर्गेनाइजिंग कल्चर इवेंट्स। कल्चर के लिए भी है, सांस्कृतिक भी है, और जो नॉवेल्स है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, बहुत सारी चीज़ें ये उपलब्ध करवाता है। पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य सूचना को अधिग्रहण, शैक्षणिक आयोजन का प्रसार करता है। शैक्षणिक कार्य पुस्तकालय के संदर्भ सामग्री के कर औपचारिक एवं शिक्षा का समर्थन करता है। सूचनात्मक कार्य शोधकर्ताओं को आम जनता को प्रमाणित जानकारी प्रदान करना। सांस्कृतिक कार्य सांस्कृतिक विरासत में संरक्षित करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। मनोरंजन अवकाश के समय पढ़ने के लिए उपन्यास, पत्रिकाएं, समाचार पत्र। जो नॉवेल्स होती है मनोरंजन के लिए भी पढ़ने के लिए आपको ये बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाता है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आधुनिक समाज में पुस्तकालय और सूचना केंद्रों की भूमिका को संक्षिप्त रूप में समझे। ब्रीफ डिस्कस फॉर रोल ऑफ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। जो अपना आधुनिक समाज है उसके में पुस्तकालय के केंद्र और भूमिकाओं को समझाना। एक चीज़ ध्यान रखिए, इनमें आपको बढ़िया बढ़िया लिख के आना। राइटिंग से आपको 3 घंटे दिए जा रहे हैं, तो बस ये ध्यान रखते हुए कम लिखे लेकिन राइटिंग से लिखे, उसके आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। तो आधुनिक समाज में पुस्तकालय ज्ञान का केंद्र, नॉलेज हब के रूप में कार्य करता है। वे इंटरनेट और डिजिटल संसाधन प्रदान करता है। डिजिटल डिवाइड को कम करते हैं। ये जीवन पर्यटन सीखने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को समर्थन करता है। सटीक डेटा और माध्यम से व्यवसाय के रूप में निर्णय लेने में सहायता करता है और सामुदायिक केंद्रों के रूप में कार्य करता है। एक लोकतांत्रिक समाज एवं जागरूकता एक्सार करता है। तो ये मॉडल सोसाइटी, लाइब्रेरी एक्ट, नॉलेज हब। तो ये जो नॉलेज हब है आधुनिक ज्ञान में ज्ञान का केंद्र होता है। जो भी आधुनिक समाज है उसमें ज्ञान का केंद्र होती है लाइब्रेरी। दे ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाय प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस एंड डिजिटल रिसोर्सेज। जो डिजिटल रिसोर्सेज होती है उनको भी ये प्रदान करता है। द सपोर्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो पूरे जीवन पर्यटन सीखने की चीज़ें सिखाता है। एड इन डिस्कस मेकिंग ऑफ बिजनेस थ्रू एसेस डेट एंड सर्विस कम्युनिटी सेंटर वेवर
पीपल ग्रेटर एक्शंस एंड आइडिया। कुल मिला के बात यह है कि ये समाज को जागरूक करता है और जो डिजिटल चीज़ें हैं उनसे जोड़ने की आपको रखता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। आप देख लेना, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र के आशाओं को समझाइए। स्टेट ऑफ इम्प्लीकेट ऑफ फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम दिए गए थे एस आर रंगनाथन के द्वारा। उसमें अपन को 5वें नियम का स्पेसिफिकेशन पूछा गया है। तो द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी है वो जीवन पर्यटन चलने वाली संस्था नहीं है, ये जीव है। ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। It emphasizes that the library never remain stasis. It grow in terms of collection, readers and staff. जो पुस्तकालय है वर्धनशील संस्था है ही, इसमें कभी भी इसका अर्थ है कि पुस्तकालय में स्थिर नहीं होता। ये संग्रह है पाठक, कर्मचारी और संस्थान जो संदर्भ में योजना पुस्तक के लिए भवन में भविष्य का विस्तार मॉड्यूलर डिजाइन के ध्यान रखकर डिजाइन किया जाता है। नई पुस्तकों की जगह बनाने के लिए पुराने पुस्तक हटाने आवश्यक है और विकास के संदर्भ में पुस्तकालय तकनीकी कंप्यूटर संचालन का उपयोग करता है। जो फिफ्थ लॉ है ग्रोइंग कैसे होगा, आपको डिजिटल चीज़ें अपनानी है। आपको जो पुराने बुक्स हैं जो रीडर्स नहीं पढ़ रहे उनको हटाना है। रिड्यूस द ओल्ड क्लासिफिकेशन और बुक्स, रिड्यूस द ओल्ड बुक्स, नॉवेल्स जो भी हैं उनको हटाना है। कंप्यूटर संचालन तकनीक जो कंप्यूटर ऑटोमेशन है उस पर जानना है। एडल्ट्स लाइब्रेरी हो गए, चाइल्ड लाइब्रेरी हो गई, उनको अपनाना है। मतलब एडल्ट एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन को अपनाना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। आपको एक ना एक नियम के बारे में ये पूछेगा ही। 3 क्वेश्चन हो गए हैं इसमें से अपने। राइट एंड एस ऑन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। जो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसका विकास कैसा हुआ उस पर एक छोटा नियम लिखना है। अपन को ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्ष नहीं लिखने होते हैं। तो इस इतिहास के 3 चरणों में हुआ है। मध्यकालीन पुस्तकालय मंदिर एवं शिक्षा जैसे नालंदा से जुड़ा हुआ है। इसमें मुख्य रूप से विद्वानों के लिए थे, जनता के लिए नहीं था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था जिसमें कहा जाता है कि आग लग गई थी तो 6 महीनों तक आग नहीं बुझी, इतना बड़ा पुस्तकालय था, लेकिन वो जनता के लिए नहीं था। इसमें जो गुरु रहते थे, शिष्य रहते थे, उनके लिए ही था। क्योंकि प्राचीन समय में वो एक शिक्षा का ऐसा ही ट्रेंड था स्वतंत्रता पूर्व। आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय आनंद बड़ौदा में शिवाजी राव गढ़ तृतीया ने 1910, ये 1911 है वैसे तो, इन्होंने शुरुआत की थी, जिन्होंने पुस्तकालयों को नेटवर्क स्थापित किया था। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1948 में भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 के पारित होने से एक ऐतिहासिक घटना हुई। यूनेस्को परियोजनाओं के रूप में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1931 के रूप में RL 1972 में निर्माण एवं इस प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। जो अपन ने अभी ऊपर डिस्कस किया वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई है न। तो जो एशियन एवं मिडिवल था उसमें लाइब्रेरी को टीच एंड टेम्पल एजुकेशन सेंटर जैसे नालंदा है, दे आर मोस्टली ऑफ द स्कॉलर नॉट एट द पब्लिक। जो शिक्षा लेते थे उन्हीं के लिए था, ना कि पब्लिक के लिए था। फिर इंडिपेंडेंस, द मॉड्यूलर पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट्स बिगिनिंग द शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय ऑफ द बड़ौदा नरेश। ये जो बड़ौदा के जो राजा थे शिवाजी राव गढ़े, उन्होंने 1910 में पुस्तकालय की स्थापना की थी। एक कोर्स भी चलाया था इन्होंने, है हु स्टेबल नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी का नेटवर्क था उसको चलाया था। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1928 also play a key role. The post-independence is the passing of the Madras Public Library Act 1948 was the landmark stability of the Delhi
पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1951 एंड यूनेस्को प्रोजेक्ट क्रिएटेड ऑफ RLF 1932 फीचर ऑफ बेस्ट ऑफ द सिस्टम। तो जो आपके ये 1972 में वाला हमने डिस्कस किया ही था। हाँ, 1951 वाला ध्यान रख लेना। यूनेस्को जो आपके एक बड़ी संस्थान है एजुकेशन को लेके, उसका भी ध्यान रखना। इसकी यूनेस्को फुल फॉर्म रख लेना आप। आपको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना। प्रूव दैट नेशनल लाइब्रेरी इज ए लाइब्रेरी ऑफ लाइब्रेरी। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो पुस्तकालयों का पुस्तकालय है, इसको अपन को सिद्ध करना है। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, ये चीज़ अपन को बतानी है। The National Library is considered the library of library because apex body is stand at the top of the country's library hierarchy। जो लाइब्रेरी हायरार्की होती है उसमें सबसे टॉप पे कौन होती है, नेशनल लाइब्रेरी होती है। लीगल डिपॉजिट अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट आया था 1957 में, उसके अनुसार इट रिसीव कॉपी ऑफ द एवरी बुक पब्लिश इन द कंट्री मेंटेन द मोस्ट कंप्लीट कलेक्शन। जो भी आप जैसे कोई लेकर अपनी बुक निकालेगा तो उसको एक बुक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में सबमिट करनी होगी। बिब्लियोग्राफिक्स कंट्रोल इट प्रोवाइड द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, यहाँ IN भी देता है। विच अदर्स लाइब्रेरीज यूज फॉर कैटालॉगिंग, जो कि अदर लाइब्रेरी जो इसके अधीनस्थ लाइब्रेरी होती है वो इसके कैटालॉगिंग क्लासिफिकेशन को अपनाती है। सेट ऑफ गाइडलाइंस ऑफ लाइब्रेरीज फॉलो, जो लाइब्रेरी को फॉलो करते हैं उनके लिए सेट है गाइडलाइंस भी बनाती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय माना जाता है क्योंकि शीर्ष निकाय देश का पुस्तकालय पदानुक्रम में सबसे ऊपर है। कानूनी जमा डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत देश में प्रत्येक प्रकाशित पुस्तकों प्रति प्राप्त होती है, कारण सबसे पूर्ण संग्रह बना रहता है। ग्रंथ नीचे सूची नियंत्रण भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ सूची तैयार करता है, जिसका उपयोग अन्य पुस्तकालय सूचीकरण के लिए करते हैं। नेतृत्व अन्य पुस्तकालयों के अनुसार के लिए मानक और दिशा निर्देश जारी करता है। आपको ये सभी पूछ ले, जो इंडिया की जो भी लाइब्रेरीज है उनको दिशा निर्देश कौन देता है, तो वो देता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार क्वेश्चन इन्हीं पेपरों में से आएंगे जो पीछे हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आने के चांसेस है नहीं अभी। राइट द इम्पोर्टेंट characteristics and the component of the model public library legislation। आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं एवं घटक को लिखिए। तो आपको इसके बारे में बताना है। It most clearly states of the providing library service is the duty of the government। Free service library service should be free of the charge for all citizen। ये जो पुस्तकालय था वो निःशुल्क सेवा देता है। लाइब्रेरी सेस सेंटर की प्रोविजनल फॉर द लाइब्रेरी सेस इज प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स फंड ऑफ द लाइब्रेरी। जो मैंने आपको गोवा वाला बताया था वही चीज़ ये है। स्ट्रक्चर इट शुड बी डिफाइंड ऑफ द लाइब्रेरी स्टेटस। जो ये स्पष्ट रूप से बताया चाहिए कि पुस्तकालय सेवा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। मुफ्त सेवा पुस्तकालय सेवाओं को नागरिक तो निःशुल्क पहुंचना। पुस्तकालय उपकर पुस्तकालय विशेषताओं की संपत्ति एवं वाहनों का पुस्तकालय उपकर प्रावधान है। संरचना
इस एक प्राधिकरण को राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, ग्राम पुस्तकालय को परिभाषित करना चाहिए। प्राधिकरण संचालन में नागरिक के लिए राज्य पुस्तकालय समिति का स्थापन करना चाहिए। ये जो निर्देशन है वो होते हैं। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव रिसोर्स शेयरिंग एंड इट्स फॉर्म्स। से संसाधन के लिए ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्स शेयरिंग इट फॉर्म्स संसाधन सहभागिता का उद्देश्य एवं इन रूपों को वर्णन कीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव है नो सिंगल लाइब्रेरी कैन बाय एवरी बुक्स ड्यू टू बजट एंड स्पेस कंसोर्टिया। रिसोर्स शेयरिंग है वो क्या चीज़ है? बजट की स्थान की कमी के कारण कई पुस्तकालय हर पुस्तक को नहीं खरीद सकते। संस्थानीय सहभागिता का नियम को दिशा उपयोगकर्ता के लिए दस्तावेज उपलब्ध करवा सकता है। रिसोर्स शेयरिंग एम्स मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजन मिनिमम कॉस्ट, जो कम से कम रुपए में आपको सेवा प्रदान करवा देता है अधिक। इंटर लाइब्रेरी लोन लेंडिंग बुक्स ऑफ बिटवीन लाइब्रेरी, जैसे दो लाइब्रेरीज है तो एक लाइब्रेरी के पास जैसे कोई बुक है प्रेमचंद की, वो हमारे पास है नहीं और रीडर को वो बुक पढ़नी है, तो हम उस लाइब्रेरी से उधार ले लेंगे और उस रीडर को बुक करवा देंगे, तो अपने दोनों का काम बन जाएगा, लाइब्रेरी का भी काम हो जाएगा और रीडर का भी काम हो जाएगा। तो यही होता है इंटरनेट सहकारी अधिग्रहण। दोहराव के बचने के लिए पुस्तकें अलग अलग विषयों किताबें खरीदने पर सहमत होते हैं। जैसे कहीं कहीं लाइब्रेरी होती है तो सेम बुक्स खरीद लेती है, वो पढ़ी रहती है क्योंकि उनका काम नहीं होता है। जबकि दो लाइब्रेरी मिलके अपने आप में सहभागिता करके अलग अलग बुक्स खरीदती है और फिर जिस प्रकार रीडर को चाहिए होता है वो लाइब्रेरी में शेयरिंग करके उन्हें दे देते हैं। यूनियन कैटलॉग, जैसे कोई लाइब्रेरी है, दो लाइब्रेरी है, वो सेम कैटलॉगिंग बना लेती है और सेम ही कैटलॉगिंग यूज करती है तो उसे यूनियन लाइब्रेरी बोलते हैं। हम कंसोर्टिया पैसे बचाने के लिए ईस्ट पत्रिकाएं, जैसे इस शोध सिंधु के समय को दिशा देना, ये इस शोध सिंधु है वो इनफ्लिप नेट का है। और ये कंसोर्टिया जैसे पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं लोग, ई थीसिस बना लेते हैं, ई पत्रिकाएं बना लेते हैं, तो उनको भी आपको दे सकती है। इससे मनी भी, पैसे भी बचेंगे और रीडर का भी काम बन जाएगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। एक्सप्लेन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ यूजर स्टडी। उपभोक्ता शिक्षा को तकनीकी की व्याख्या कीजिए। जो रीडर्स होता है उनके बारे में अपन को बताना है। उपभोक्ता अध्ययन पुस्तकालय उपयोगकर्ता के आवश्यकता के व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। सामान्य तकनीकों में शामिल होता है यूजर स्टडी आर कंसिडर्ड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ व्यूअर्स ऑफ लाइब्रेरी यूजर्स कॉमन टेक्निकल्स। तो पहला होता है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनरी मेथड डिस्कस ए सेट ऑफ क्वेश्चंस टू यूजर्स फिल आउट। उपयोक्ताओं को भरने के लिए प्रश्नों का सेट वितरण करना। ऑब्जर्वेशन मेथड, वॉचिंग द यूजर टू सी हाउ दे यूज इन लाइब्रेरी। एग्जाम्पल, विच सेक्शन द विजिट मोस्ट। विस्तृत प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को साथ आमने सामने बातचीत करना। साक्षात्कार रूप में लेते हैं वो। जो ये साक्षात्कार विधि थी इंटरनल इंटरव्यू मेथड था। और जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसको बोलते हैं अवलोकन विधि। देखना कहाँ की रीडर क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। और उसके बाद में है डायरी मेथड, जो आस्किंग यूजर द कीप लॉन्ग देयर रीडिंग हैबिट्स फॉर ए वीक। जो उसने क्या पढ़ा है ए वीक में वो उसको पूछना और उसके हिसाब से किताबें मंगाना, ये इस पर डिपेंड करता है।
अब अपने जो लास्ट सेक्शन है थर्ड वो आ चुका है। उसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको मात्र 2 ही क्वेश्चन करने हैं। एक्सप्लेन द सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय की सामाजिक एवं ऐतिहासिक नींव की व्यवस्थित कीजिए। तो पुस्तकालय में समाज ने कैसे बढ़ावा लिया है उसके बारे में अपन को बताना है। तो सबसे पहले पुस्तकालय सामाजिक संस्था है जो समाज के द्वारा सामूहिक स्मृति और संरक्षण करने के लिए बनाई गई है। ये ज्ञान का लोकतंत्र करती है। अतीत में ज्ञान विभाजन वर्ग की समिति होती है, लेकिन आधुनिक समाज के आधार पर होती है। सभी के लिए सूचना, जो लाइब्रेरी होती है वो सभी के लिए होती है, सभी को सूचना प्राप्त करती है। पुस्तकालय जागरूकता नागरिकता बनकर लोकतंत्र में समर्थन करती है। जो पुस्तकालय है वो नागरिकों को समर्थन बनता है और धन देता है। तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए, अर्थव्यवस्था में समर्थन करने के लिए, कला एवं इतिहास का संरक्षण करने के लिए, संस्कृति में का समर्थन करने के लिए। ऐतिहासिक आधार, ये तो हो गई सामाजिक आधार, ये हो गए ऐतिहासिक आधार। पुस्तकालय ऐतिहासिक लेखन का इतिहास के समानांतर चलता है। मिट्टी की पट्टियाँ, प्राचीन सुमेरियन पुस्तकालय 304 ईस्वी पूर्व में मिट्टी की पट्टियों का उपयोग किया जाता था। पाराइस चर्मपत्र, एक्सिडोडियन के पुस्तकालय में स्कोड का उपयोग किया जाता। कागज़ प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग में आविष्कार पुस्तकालय में क्रांति ला दी। इससे किताबें सस्ती हो गई। डिजिटल युग, आज के ऐतिहासिक विकास में चरम पहुंच गया है, जो भौगोलिक सीमाओं को गायब कर रहा है। जो इसमें बताया गया पहले लाइब्रेरी किस प्रकार थे और समाज में लाइब्रेरी का क्या महत्व है, इतिहास में क्या था लाइब्रेरी में। जो गुटेनबर्ग है उसने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी, और जो कागज़ है उसकी खोज चीन ने की थी सबसे पहले। उसके बाद ये किताबें सस्ती हो गई है। तो आप इसको इंग्लिश में भी देख लेना, क्योंकि मेरे को लग रहा है जहाँ तक ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम से ही हैं, तो उस हिसाब से आप देख लेना। अब पूछा गया है राइट ए नोट्स एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 4 दिएंगे, उसमें से आपको 3 के बारे में लिखना है। इफ्ला, ALA और RRF के बारे में से आपको 3 के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, फाउंड इन 1927 में इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर के समथिंग। हेडक्वार्टर इन द हैग। जिसमें भी आपको इफ्ला है तो इसमें जैसे अप आ रहा है, क्या आ रहा है? अप आ रहा है। तो जिसमें भी अप आता है उसका मुख्यालय क्या होता है? द हैग नीदरलैंड में ही होगा। यह आपके लिए एक ट्रिक हो गई, जिससे इफ्ला हो गया, FID हो गया। जिसमें भी अप आता है उसमें ज़्यादातर में कहाँ होता है? नीदरलैंड में होता है। तो ये आपके लिए एक ट्रिक हो गई है जो आपको याद रहेगी तो अच्छा है। इट इज़ ए ग्लोबल वॉइस ऑफ द लाइब्रेरी प्रोफेशनल एंड इट ऑर्गेनाइजेशन द वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस एंड सेशन। ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, फाउंडेड इन 1930। जो ILA है वो कब बना था? 1933 में। तो इसमें कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 और 3, 1933। और CC है वो भी कब आई थी? 1933 में। किसी कब कहाँ पे आता है? 3 पे। ये भी 3 पे, तो 33 में। तो ये आपको याद करने की आसान ट्रिकें हो गई है। इट्स रिप्रेजेंटेड लाइब्रेरी प्रोफेशनल इन द इंडिया। इट्स ग्लोबल इम्प्रूव लाइब्रेरी सर्विस इन इंडिया, प्रोमोटेड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन स्टेट। जो स्टेट होते हैं उनके लिए होती है।
एल अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये सबसे ओल्डेस्ट एसोसिएशन है, सबसे ओल्ड एसोसिएशन है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो सबसे ओल्ड एसोसिएशन है जो 1976 में बना था। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट, और जो सबसे बड़ा जो एसोसिएशन है वो भी यही है एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। इट सेट्स मैनी स्टैंडर्ड एंड ग्लोबलाइजेशन लाइक एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स है वो इसी ने बनाया है। ACR है ना जो आपके, वो RR राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये 1972 में आया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। जो लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें भी आया हुआ है एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया की जो किसने बनाया था, राजा राममोहन राय। इस स्पेशली प्रमोटेड द सपोर्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया थ्रोट मैचिंग ग्रांट्स, जो पब्लिक लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है वो कौन करता है, राजा राममोहन राय जी करते हैं। तो 1900 इफला है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ महासंघ, 1927 में स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में। ये पुस्तकालय वैश्विक आवाज़ है। ये प्रति वर्ष विश्व पुस्तकालय सूचना कांग्रेस का आयोजन करता है। भारतीय पुस्तकालय संघ 1933 में स्थापना हुई है। 1933 में इसी की बुक आई थी गंगाराम जी की, और भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना भी 1933 में की। ये भारत के पुस्तकालय पेशेवर को प्रतिनिधित्व करता है। इसका लक्ष्य भारत के पुस्तकालय सेवाओं को सुधार करना और राज्य में पुस्तकालय कानून को बढ़ावा देना है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1976 में स्थापित हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना है। ये विश्व स्तर पर उपयोग किए जाने वाले कई मानक जैसे एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल ACR का निर्धारण करता है। ACR 1, ACR 2 जो वो एल के द्वारा ही निकाले गए थे। RR राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972 में, ये भारत में ही है, कलकत्ता में है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित किया था। ये विशेष रूप से मैचिंग ग्रांट के माध्यम से भारत के सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए समर्थन करने के लिए काम करता है। तो ये हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन में ही आप ऐसे मान के चलो बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है अपने। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन राइट इन डिटेल। पुस्तकालय अधिनियम के प्रमुख तत्व ये क्या है, विस्तृत रूप से लिखिए। तो पुस्तकालय अधिनियम क्या है उनके बारे में अपन को बताना है और उनके कुछ चीज़ें बतानी है। इसमें पुस्तकालय अधिनियम क्या है उसके बारे में। पुस्तकालय कानून को सुनिश्चित करता है पुस्तकालय दान पर निर्भर नहीं हो बल्कि नागरिकों का कानून अधिकार है महत्वपूर्ण कारकों में शामिल है। प्रशासनिक संरचना अधिनियम ये परिभाषित करना चाहिए कि पुस्तकालय में कौन चलता है। राज्य पुस्तकालय परिषद वित्तीय सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। इसका धन निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए। आमतौर पर पुस्तकालय उपकर संपत्ति पर कर का अधिभार है। ये ग्रैंड टिकट राज्य बजट का आवंटन के माध्यम से प्रणाली एकीकरण संसाधन सहभागिता सुविधा के लिए इस ग्राम पुस्तकालय में पुस्तकालय जिला पुस्तकालय राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जुड़े होते हैं। जवाबदेही ये सुनिश्चित करने के लिए धन के सही उपयोग किए जाने के लिए ऑडिट रिपोर्ट नियम करता है। कर्मचारी के ये अक्सर पुस्तकालय कर्मचारी की योग्यता शर्तों को रूपरेखा तैयार करता है। लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्रशासनिक सेवा जो है पुस्तकालय है वो राज्य सरकार है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका दोनों का ही ये काम बनता है कि वो फंडिंग करे। फाइनेंस का मतलब हो गया फंडिंग। तो फंडिंग में दो चीज़ मेन होती है, जैसे मोस्टली ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज में तो है जो UGC सपोर्ट कर देता है। इसके अलावा जो बाकी लाइब्रेरीज बचती हैं उनमें
स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लाइब्रेरी से जो कई राज्य में लगा हुआ है। सिस्टम इनोवेशन इंटीग्रेशन प्रणाली एकीकरण, इसमें क्या जिला पुस्तकालय हैं, जिला पुस्तकालय राज्य सरकार को जोड़ने का काम करते हैं। जिला है वो राज्य से जुड़ेगा और राज्य है वो इस नेशनल से जुड़ेगा। और उसके बाद है जवाबदेही कंट्रीब्यूट, जो लाइब्रेरी होती है वो रिपोर्ट्स है वो किसको देगी, क्या होंगे नियम होंगे वो बनाना। और कर्मचारी होता है उसका भी एक जो कहते हैं ना सेवा देने और शर्तों का उपयोग तैयार करता है, मतलब कर्मचारी वो कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा वो भी निर्धारण करता है। अब अपने लास्ट क्वेश्चन बचा है थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विस, पुस्तकालय सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भारतीय पुस्तकालय संघ की भूमिका को प्रकाश डाली। तो अपन को भारतीय पुस्तकालय पर प्रभाव डालना है। भारतीय पुस्तकालय को प्रभाव डालने के लिए ILA plays a circulation role in, तो वकालत करता है एडवरी its lobbies of the government to pass library legislation in state they do not have yet। ये उन राज्यों को पुस्तकालय कानून पारित करने के लिए सरकार पर दबाव डालता है जहां ये अभी तक लागू नहीं है। जहां पे पुस्तकालय कानून पारित नहीं हो रखे, जैसे राजस्थान में हो रखा है, महाराष्ट्र में हो रखा है, मान लीजिए किसी राज्य में पारित ना हो रखा हो, जैसे जम्मू कश्मीर है वहाँ पारित ना हो रखा हो, तो वहाँ पारित कराने के लिए दबाव डालता है। व्यावसायिक विकास, ये वार्षिक सम्मेलन अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन करता है जहाँ लाइब्रेरी विचार आदान प्रदान करने के रूप में रुझान सीखते हैं। मानकीकरण, ये पुस्तकालय परिस्थितियों के रूप में प्रयुक्त पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण की डिजाइन के लिए मानक निर्धारित करता है। लाइब्रेरी की स्थिति, ये पुस्तकालय पेशेवरों को बेहतर वित्तनाम और स्थिति शैक्षणिक वैज्ञानिक बराबर है को लड़ता है। प्रकाश डालना, पुस्तकालय अपने समाचार पत्रों के माध्यम से ये पेशेवर पुस्तकालय विज्ञान के नवीन शोध के लिए अपडेट रखता है। इस ऑर्गेनाइज एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑल इंडियन लाइब्रेरी सोर्स इन लाइब्रेरी एक्सचेंजेस आइडियाज ऑफ लाइब्रेरी ट्रेंड्स स्टैंडर्डाइजेशन इस हेल्प स्टैंडर्ड ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉग एंड बिल्डिंग डिजाइन स्टेबल फॉर इंडियन कंडीशन। स्टेटस ऑफ लाइब्रेरीज इस फाइट्स टू बेटर पे स्केल्स एंड स्टेटस फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, टीचर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, जो भी है उनके लिए होता है। तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लेना जो पेपर है। अब मैं आपको ऐसी चीज़ बता देता हूँ जैसे कुछ क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस SR रंगनाथन। इसमें आपको डॉक्टर SR रंगनाथन का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो होगा सियाली रामावर्थ रंगनाथन अय्यर। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको रंगनाथन का डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जा सकता है, तो इनके डेट ऑफ बर्थ दो मिलते हैं, 9 अगस्त और 12 अगस्त, दो बर्थ डेट मिलते हैं। उसके अलावा आपको थोड़ा ध्यान रखना है, SR रंगनाथन का पूरा नाम ध्यान रखना है। इनका जो सियाली है वो इनके गांव का नाम था, रामावर्त इनका खुद का नाम था और रंगनाथन इनके पिताजी का नाम था। नहीं, रामावर्त इनके पिताजी का नाम था, रंगनाथन इनके खुद का नाम। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो 1931 में पब्लिश हुए थे। इस बुक का नाम था, इसमें जो 5 लॉ है वो बुक्स फॉर आर यूज एवरी रीडर्स हिज हर बुक एवरी बुक इज ट्रेजर सेव द टाइम ऑफ रीडर्स लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म।
ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रतिबंध 1928 में हुआ था मीनाक्षी कॉलेज में, 1931 में हुआ था। इसका बुक का नाम था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये बुक है उसी का नाम था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इस बुक का प्रतिपादन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1928 में और कहाँ हुआ था, मीनाक्षी कॉलेज में। फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया, फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, मद्रास में आया था, तमिलनाडु में, जो आपको इस पेपर में भी क्वेश्चन आ रहा था। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में आया था। इंपीरियल लाइब्रेरी एस्टेब्लिशमेंट इन 1991, बिकम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ 1948 लोकेटेड इन कोलकाता। जो अभी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है कोलकाता में है, 1948 में हुई थी। ये तो पहले सबसे पहले जब इसका नाम था वो था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता लाइब्रेरी। तो वो हुई थी 1941 में, 1991 में, फिर 1903 में इसे इंपीरियल लाइब्रेरी बनाया गया। तो उसी के बाद में आगे चल के स्वतंत्रता के बाद 1948 में इसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना दिया गया। ईयर तो अपने इसके बारे में पहले से डिस्कस कर लिया 1972 में, और ये जो है कलकत्ता में आया था। डिलीवरी बुक एक्ट जो पास्ट है 1954 में हो गया था। अमेंडेड इन 1956 इंक्लूडेड न्यूज़पेपर। जो डिलीवरी बुक एक्ट है वो तो 1954 में आया था। अगर डिलीवरी बुक एक्ट इंक्लूडेड न्यूज़पेपर, इसके साथ न्यूज़पेपर है 1956 में जोड़ा गया था। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो फर्स्ट इशूड ऑन 1949, रिसीव्ड इन 1972 एंड 1994। जो यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब जारी किए गए हैं, तो उसको 1949, 1972, 1994। वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो इस पेपर में अपने क्वेश्चन आया था उसी में से है। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, सन एस्टेब्लिशमेंट 1976। तो ये आपके जो मेन क्वेश्चन थे और जो एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप जो कमेंट करके बताइए। अगर आपको PDF चाहिए तो हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। धन्यवाद।